गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस लाइव क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं और वो भी एज ए क्विज समझ लीजिए। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी को आना भी चाहिए और कंपटीशन बीट करना है तो बिना उनको पढ़े बिना जाने कंपटीशन बीट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्राध्यक्षों में, हमारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों में सर्वाधिक सैलरी लेने वाला किस देश का राष्ट्रपति है? सर्वाधिक सैलरी लेने वाला किस देश का राष्ट्रपति है? हमें उत्तर दीजिए, आपके उत्तर का वेट कर रहे हैं। यदि आप लोग हारी मान लें तो फिर मैं प्रश्न यहां से रिलीज कर दूं उत्तर उसका। अभी कुछ लोग जुड़े हैं, उत्तर भी आने शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब उत्तर नहीं है, श्रेयांश का उत्तर आया है अमेरिका, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब मिला है, अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। यानी जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? $4 लाख है। $4 लाख एनुअल पैकेज है अमेरिकन राष्ट्रपति का। एक और जवाब धर्मेंद्र कुमार का भी आ गया है, नवनीत का भी आ चुका है, और एक जो जवाब आया है सऊदी अरब। तो एक आपको जानकारी इससे शेयर कर देते हैं, यह भी प्रश्न बनता है लेकिन इस उत्तर के जवाब में हम एक दूसरा प्रश्न आपको बता देते हैं। यानी यह ऐसा देश है, कैसा देश है? जहां पर न एक भी मस्जिद है और न एक भी मंदिर है। क्या है? ना एक भी मस्जिद है और ना एक भी मंदिर है, यानी मंदिर मस्जिद विहीन देश। एक और प्रश्न आपको बता देते हैं, उसका भी हम जवाब दिए दे रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब से ही संबंधित है। दोस्तों, ये ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं है, जहां पर एक भी नदी नहीं है। प्रश्न अगला है आपसे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे शिव के ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और आजकल जो धर्मानुयायी हैं, सावन का महीना है तो वो स्थान गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, हर एक आदमी जाकर के दर्शन करना चाहता है। यानी महाकालेश्वर। क्या? महाकालेश्वर
उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। 4-5 लोग आ चुका है। पार्थ है, श्रेयांश है, नवनीत है, धर्मेंद्र है। यानी उज्जैन। बट प्रश्न तो अब शुरू होगा। प्रश्न यह है कि उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर आने शुरू हो गए फिलहाल। गुड। उत्तर आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नजदीक भी पहुंच रहे हैं। एक उत्तर तो बिल्कुल राइट है। ये सिवाय स्टेटस से जो भी कम्युनिकेट कर रहा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। पार्थ का भी उत्तर आ चुका है, अवंतिका। क्या है उत्तर? अवंतिका। ये जो 6वीं शताब्दी ईसापुर में 16 महाजनपदों का जो एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, उसमें से इस शहर का नाम जो आज वर्तमान समय में उज्जैन के नाम से जानते हैं, महाकालेश्वर नगरी के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीनतम नाम अवंतिका था। प्रश्न अगला है, इसी से संदर्भित है और बहुत सुंदर उत्तर है। प्रश्न है, उसके उत्तर भी बड़े सुंदर होंगे। जब प्रश्न सुंदर है तो फिर उत्तर कितने सुंदर होंगे। यानी संस्कृत साहित्य में क्या, संस्कृत साहित्य में उज्जैन को किन नामों से संबोधित किया गया है? संस्कृत साहित्य में किन नामों का उल्लेख मिलता है? क्या क्या कहा गया है? किसके लिए? अवंतिका के लिए। अवंतिका के लिए उस समय संस्कृत साहित्य भी परचम में था। यानी संस्कृत साहित्य में उज्जैन को किन किन नाम से जाना जाता था? बहुत खूबसूरत प्रश्न है, बशर्ते जवाब देने पे और खूबसूरत हो जाएगा। मतलब ऐसे नाम संस्कृत साहित्य में लिए गए हैं, बोलने से पहले मन गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे कि वाह क्या नाम है। और नाम उस समय की गुणवत्ता के आधार पर होते थे। यानी संस्कृत साहित्य में, ठीक है बता देते हैं, उत्तर अभी दूर दराज से कहीं मिल नहीं रहा है। एक उत्तर आया है, एक उत्तर आ गया है पद्मावती। संस्कृत साहित्य में उज्जैन को पद्मावती के नाम से भी पुकारा गया है। आप समझ सकते हैं, भूलने का कोई चारा नहीं। अभी आप जानते थे एक पद्मावती फिल्म आने वाली थी,
तलवारें निकल चुकी थी दो समूहों के बीच में, और अंततोगत्ता फिल्म रिलीज हुई। बस पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया, एक आध कुछ अंशों को उससे हटा दिया गया, यानी इग्नोर कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो एक तो संस्कृत साहित्य में नाम मिला क्या? पद्मावती। इसका मतलब एक नाम इतना सुंदर है तो दूसरे नाम भी अपनी सुंदरता के अपने आप में द्योतक होंगे। यानी क्या? दूसरा नाम था इसका भागवती, तीसरा नाम था हिरण्यवती। हिरण्य मीन्स सोना कहते हैं। हिरण्यवती, स्वर्ण नगरी, सोने जैसी चमकने वाली नगरी। जैसे एक नववधु आती है तो स्वर्ण से जगमगाती रहती है, स्वर्ण ही उसका अलंकरण कितना जबरदस्त होता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी संस्कृत साहित्य में उपमा दी गई है। और क्या कहा गया है? हिरण्यवती। अभी एक नाम और बच रहा है, वो भी अपने आप में बड़ा सुंदर है। देख लें, किसी ने जवाब तो नहीं दिया कि सोचे मैंने जवाब दिया, कुठाराघात हो गया, उसका नाम नहीं लिया गया। हाँ, आ चुका है। अच्छा लगता है जब कोई कोई जवाब देता रहता है। विशाला। क्या? विशाला। यानी संस्कृत साहित्य में आपके उज्जैन के नाम है क्या? पद्मावती, भागवती। आपने सुना होगा लोगों के द्वारा, अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा, अपनी पत्नियों को कह करके बुलाते थे, अरे भागवती सुनो जरा, फलाने आए, थोड़ा उनके लिए जलपान की व्यवस्था करो, है ना। तब देखिए कोई नाम ऐसे नहीं है जो आप भूल पाए। विशाल हृदय वाला, यहां पर विशाला आ गया है, आ गया ना। हिरण्यवती, पद्मावती। ठीक। प्रश्न अगला अब मिलता है आपको, हमारे भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? हमारे भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? जवाब आ रहा है। कितनी है सैलरी? 5 लाख। कितनी सैलरी है? 5 लाख। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की पेंशन कितनी है? राष्ट्रपति की पेंशन कितनी है? राष्ट्रपति की पेंशन है, कितनी पेंशन है? जवाब अभी आया नहीं है। एक कैंडिडेट ने जो सैलरी बोली थी वही पेंशन है। यानी कितनी? 1.5 लाख। कितनी है? 1.5 लाख।
राष्ट्रपति की पत्नी को कितना पैसा मिलता है? राष्ट्रपति की पत्नी को कितना पैसा मिलता है? राष्ट्रपति की पत्नी को पर्सनल सेक्रेटरीट के रूप में मिलता है, कितना मिलता है? उत्तर आ चुका है पार्थ का 30,000। 30,000। और अगर सपोज करो कारपोरेट जगत में चले जाएं, अभी तो मैंने शासनाध्यक्ष की बात की थी, अब कारपोरेट के जगत की बात कर लें, तो कारपोरेट में सर्वाधिक पैसा पाने वाला कौन है? सर्वाधिक पैसा पाने वाला, मैक्सिमम वेतन पाने वाला और कोई नहीं, सुंदर पिचाई है। 15.7 करोड़ का पैकेज है। $15.7 करोड़ का पैकेज है। अगला आप लोगों से प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किस भाषा का प्रयोग किया गया? अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली, प्राकृत, संस्कृत? पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी? जवाब आ रहा है, आ चुका है। पाली भाषा नहीं है, प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपसे है, बहुत सुंदर प्रश्न है। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियों का उल्लेख किया गया है? कौन कौन सी लिपियों में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं? अशोक के शिलालेख किन किन लिपियों में उत्कीर्ण किए गए हैं? हाँ भाई, बता रहे हैं, किन किन लिपियों में उत्कीर्ण किए गए हैं? देखिए उत्तर मिला, ये क्या है यार, प्राकृत, ब्राह्मी, पाली। भाषा अलग चीज है, लिपि अलग चीज है। जैसे आपकी हिंदी भाषा है और लिपि देवनागरी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी है। यहां पर जो अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, आप जानते हैं कि अशोक एक महान सम्राट था, जो राजा ही नहीं, नैतिकता, उदारता, सांस्कृतिक हर चीज का वो प्रेरणा स्रोत है। यानी हर चीजों को ध्यान में रखा है, अपने शासन में सब कुछ सिखाया है, हर एक व्यक्ति को सिखाया है। घर में आप
अपने बड़ों से कैसे बिहेव करेंगे, आप बड़े भाइयों से कैसे बिहेव करेंगे, माँ बाप से कैसे बिहेव करेंगे, गुरु से कैसे बिहेव करेंगे, अतिथि से कैसे बिहेव करेंगे, ये तो आपके बाबा भी नहीं बताते हैं। बाबा लोग सत्संग करते हैं, कभी बताते हैं कि सबसे पहले घरेलू संस्कृत कैसी होनी चाहिए? घरेलू संस्कृत कैसी होनी चाहिए? कभी वो बताते हैं कि तुम्हारी कम एज है, तुम यहां पर बैठे हो, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आपको भगवान भजन करने से सबसे बढ़िया यह है कि सबसे पहले बच्चों को अच्छी परवरिश दें, उसके बाद समय बचता है तब भगवान को याद करें। और जब भगवान को लाइन लेंथ में लगा दें, बच्चों को लाइन लेंथ में लगा दें और उसके बाद फिर भगवान के शरण में आ जाइए, लीजिए भगवान का नाम, टेंशन फ्री, है ना। अब जो अपने कर्मों का निर्वहन नहीं करेगा और कामचोरी से मंदिर में बैठ जाएगा, घंटी हिलाएगा, तो क्या होगा? पता चला वो मंदिर में होगा, पता चलेगा उसका लड़का वो अपराध में जेल में बंद है। यहां सन्यासी का पाठ कर रहे, वहां पता चला वो 4 लोगों ने पीट दिया पकड़ करके, फलाना काम कर रहा था। तो क्या होगा? आप भगवान का नाम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले लड़कों को ध्यान दो, उनको पढ़ाओ, नौकरी लगवा दो, शादी कर दो, उसके बाद फिर चक्कर में न रहो कि बहुरिया के हाथों का खाना खाना है, सेवा करवानी है। पकड़ लो पगडंडी, कमाया है पैसा लो, भगवान भजन करो, समाज सेवा करो, भगवान से मिलने का रास्ता निकालो। लेकिन जब तक आपसे उत्पन्न हुए बच्चे जिनका संरक्षण आपके द्वारा है, वो जब तक सही व्यवस्थित ना हो जाए तब तक नहीं। अशोक ने जो बातें सबको समझाई कि सब जनमानस तक पहुंचे, वही शिलालेखों में उत्कीर्ण करवाया। इसलिए जरूरी था कि किस लिपि में, किस भाषा में प्रयोग किया जाए। तो उसने सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया कि जो ब्राह्मी लिपि है हर जनमानस में आत्मसात है और वो इनको पढ़ करके उसको अमल कर सकते हैं। हमने लिखवा दिया, अमल ना कर पाया तो कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ना आया तो क्या मेरे पढ़ाने का कोई मतलब निकला? नहीं निकला। मैंने आपको भोजन कराया और आप अपने भोजन से तृप्त न हुए तो क्या मुझे भोजन कराने का कोई लाभ हासिल होगा? नहीं होगा। इसीलिए उसने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करवाया। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि ही केवल नहीं है, और भी लिपियों का प्रयोग करवाया। होई क्यों? क्योंकि भारत की सीमाएं जिन पड़ोसी देशों से मिल रही हैं, तो उस सीमा में आप जानते हैं कि उस देश में चलने वाली लिपि और भाषा का भी लोग प्रयोग करते हैं। जैसे बंगाल के बॉर्डर पर चले जाओ तो जितना बिहारी है सब बंगाली बोलता है, उसको बिहारी नहीं आ रही होगी। मच्छी बात वाले सब होंगे। तो इसीलिए अशोक ने जो हमारे दूसरे देशों की सीमाओं में जहां पर खरोष्टी लिपि का प्रचलन है, तो उस सीमा पर जो उसने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए उसको काहे में? खरोष्टी लिपि में। और खरोष्टी लिपि की खास बात है, ये उल्टे से लिखती है। ये उल्टे से लिखी जाती है और इसकी शक्ल कैसी होती है? गधे की ओट जैसी। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की है?
गधे के ओंठ जैसी लिपि है, ऐसा भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। यह हंसी मस्करी की बात नहीं है। और दूसरे, आर्माइक लिपि का भी प्रयोग करवाया, यूनानी लिपि का भी प्रयोग करवाया। यानी ये कहां जो शिलालेख देश के बॉर्डर पर हैं, जिससे कि वहां के जनमानस भी अच्छी तरीके से हमारे लिखे गए संदेश पढ़ सकें। और लिखवाए इसीलिए गए हैं कि वो लोग पढ़ करके अमल करें। अशोक जैसा शासन करने वाला कोई दूसरा आज तक विश्व में नहीं हुआ। क्लियर? और दूसरे अशोक के शिलालेखों की जो पढ़ने का श्रेय है वो किसे गया? अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? यानी जो अशोक के शिलालेखों की मंजूषा है वो चाबी किसके पास थी? आप जानते हैं जब तक अशोक के शिलालेख पढ़े नहीं गए तब तक इस युग को अंधकार युग के नाम से जाना जाता था। जैसे हम राजपूत युग को अंधकार युग के नाम से जानते हैं, पहले यह भी माना जाता था, कुछ निश्चित नहीं था, अशोक के बारे में नहीं पता था, कहां सीमाएं हैं, क्या सा तनाजा था। जवाब आ चुका है, एक नहीं जवाबी जवाब है। फिलहाल उत्तर तो लाजवाब है। जब सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं तो यकीनन है कि उत्तर लाजवाब हो गया। हम लोगों का उत्तर सही मिलने से 10 ग्राम ब्लड तो बढ़ ही जाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे शिष्य अच्छे से पढ़ रहे हैं और कुछ आ भी रहा है। यानी जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के शिलालेख अभिलेख जैसे मंजूषा की